हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मोहित शर्मा। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। देखिए, लास्ट क्लास में हमने कुछ आपके एग्जाम्पल्स देखे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आज देखिए हम जो एक थ्योरम प्रूफ करेंगे और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है और काफ़ी टफ थ्योरम है। आपके जो बुक में यदि इसको देखो तो इस बुक में इसकी लैंग्वेज, इसके स्टेटमेंट की लैंग्वेज और इसके प्रूफ की लैंग्वेज इतनी टिपिकल है कि समझ में ही नहीं आता कि क्या हो रहा है। हम आपको बहुत सिंपली वे से इसको करवाने की कोशिश कर रहे हैं और आशा करते हैं कि आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा। देखिए, यदि आप मेरे से ऑफलाइन पढ़ रहे होते तो आपका जो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन करने का जो मेरा तरीका है वो ऑफलाइन में कुछ अलग ही होता है। ऑनलाइन में सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं होती और वैसे भी ये रिकॉर्डेड क्लास हैं, लाइव होता तो फिर भी और भी कुछ अपन करते, ठीक है। क्योंकि ऑफलाइन में जब हमारे सामने स्टूडेंट होता है तो हमें खुद मोटिवेशन मिलता है इन चीज़ों का, ठीक है। और वैसे मैं कोशिश करूँगा कि अच्छे से अच्छा आपको समझ में आए। देखिएगा, जो फलन एफ जेड है उसके विश्लेषक होने के लिए हमने आवश्यक शर्त जो है हम प्रूफ कर चुके हैं। फलन एफ जेड के विश्लेषक होने की जो आवश्यक शर्त थी वो हम प्रूव कर चुके हैं कि आवश्यक शर्त ये थी कि देखिए, मैं दोबारा स्टेटमेंट को बोल रहा हूँ कि फलन एफ जेड के विश्लेषक होने के लिए, किसी प्रांत डी में विश्लेषक होने के लिए आवश्यक शर्त ये है कि यू तथा बी जो है वो प्रांत डी में कॉशी रीमान समीकरण को संतुष्ट करते हैं। ये आवश्यक शर्त थी, ठीक है, और इसको हमने प्रूफ किया। अब हम करेंगे पर्याप्त शर्त। तो देखिए, मैंने लिखा है फलन एफ जेड के विश्लेषक होने के लिए पर्याप्त प्रतिबंध। पर्याप्त प्रतिबंध क्या है? देखिए, मैं जो स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, देखिए कई बार क्या होता है कि आपके एग्जाम में ऐसे आ जाता है कि फलन एफ जेड के विश्लेषक होने के लिए आवश्यक शर्त लिखिए तथा इसे सिद्ध कीजिए, या फिर ऐसे आ जाता है कि फलन एफ जेड के विश्लेषक होने के लिए पर्याप्त शर्त लिखिए तथा इसे सिद्ध कीजिए। तो आपको स्टेटमेंट भी याद होना चाहिए। तो फलन एफ जेड के विश्लेषक होने के लिए पर्याप्त शर्त जो है वो है प्रमेय नंबर 3.7.6 और ये काफ़ी बार आपके एग्जाम में आई हुई है। इंपॉर्टेंट थ्योरम है और थोड़ी टफ थ्योरम है, आपको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा, थोड़ी लेंथी है। मैं बहुत अच्छे वे से आपको कोशिश करूंगा कि ऑफलाइन का जैसा ही आपको समझा पाऊँ, ठीक है। ओके, प्रमेय 3.7.6 का स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि फलन W बराबर एफ जेड बराबर UXY प्लस आयोटा VXY के किसी प्रांत D में विश्लेषक होने के लिए पर्याप्त शर्त, कौन सी शर्त है ये? पर्याप्त शर्त यह है कि U तथा B के आंशिक अवकलज प्रांत D में क्या हो? संतत हो तथा निम्न कौशी रीमान समीकरण को क्या करते हो? संतुष्ट करते हो। देखिए, जो आवश्यक शर्त थी उसमें तो केवल ये था कि कौशी रीमान समीकरण को संतुष्ट करते हो। पर्याप्त शर्त में कौशी रीमान समीकरण तो है ही, इसके अलावा क्या है कि U तथा B के जो आंशिक अवकलज है वो प्रांत D में संतत भी हो। तो इसको देखिए प्रूफ करते हैं अपन। सबसे पहले तो इसका मीन समझिए, स्टेटमेंट का मीन क्या कह रहा है कि ऐसे देखिए, ये प्रांत D है, ये प्रांत कौन सा है? D है, प्रांत D। इस प्रांत D में फलन एफ जेड है, इस फलन एफ जेड के विश्लेषक होने के लिए, विश्लेषक होने के लिए पर्याप्त शर्त मतलब सफिशिएंट कंडीशन। सफिशिएंट कंडीशन क्या है कि जो u तथा b के आंशिक अवकलज है, बोले तो डेल u अपॉन डेल x, डेल u अपॉन डेल y, डेल v अपॉन डेल x और डेल v अपॉन डेल y। u तथा v के आंशिक अवकलज हैं वो इस प्रांत D में क्या होने चाहिए? संतत होने चाहिए। और ये जो कौशी रीमान समीकरण है ये वाली, ये भी इसमें संतुष्ट होनी चाहिए। u तथा v कौशी रीमान समीकरण को संतुष्ट करने चाहिए। तो एफ जेड क्या हो जाएगा? एनालिटिक हो जाएगा, विश्लेषक हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो चलिए इसके प्रूफ पे चलते हैं। देखिए, सफिशिएंट कंडीशन में क्या होता है, पर्याप्त शर्त में क्या होता है कि जो चीज हमें मतलब अब इसमें हम मानेंगे क्या? आवश्यक शर्त में तो अपन ने क्या माना था, आपको याद हो थोड़ा सा, कि माना W बराबर एफ जेड प्रांत D में विश्लेषक है, विश्लेषक माना था और कौशी रीमान समीकरण को संतुष्ट करके लाए थे, क्योंकि वो विश्लेषक होने के लिए आवश्यक शर्त थी।
नेसेसरी कंडीशन थी कि यदि ऐसा होगा तो ही विश्लेषक होगा। तो अपन ने विश्लेषक माना था आवश्यक शर्त में तो, और कौशी-रीमान समीकरण को प्रूव करके लाए थे। पर्याप्त शर्त में क्या है? पर्याप्त शर्त में देखिए ये नेम से ही पता लग रहा है कि ये फलन एफ जेड के विश्लेषक होने की पर्याप्त शर्त है, सफिशिएंट कंडीशन है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि हम इन दो चीजों को मानेंगे कि माना u तथा v के आंशिक अवकलज प्रांत d में संतत हैं तथा निम्न कौशी-रीमान समीकरण को संतुष्ट करते हैं। इन दो चीजों को हम यहाँ मानेंगे, ठीक है, और प्रूव करके क्या लाएंगे कि फलन fz जो है वो प्रांत d में विश्लेषक है। ये चीज हम प्रूव करके लाएंगे। तो यहां तक की समझ में आ रहा है? मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं एक बार कि हम मानेंगे क्या, ये मानेंगे कि u तथा v के आंशिक अवकलज प्रांत d में संतत हैं तथा निम्न कौशी-रीमान समीकरण को संतुष्ट करते हैं। तो हमें सिद्ध करना है कि fz जो है वो प्रांत d में क्या है, विश्लेषक है। तो चलिए इसका प्रूफ करते हैं। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको एक एक शब्द को बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा, ठीक है। और मेरे जो आपको हैंड रिटन नोट्स मिल रहे हैं उनमें तो इसका पूरा प्रूफ आपको मिलेगा ही। बस आपका यहाँ पे काम ये है कि इसको ध्यान से समझते हुए चलें, ठीक है। थोड़ी लेंथी थ्योरम है तो इसलिए अपन पार्ट्स में इसको करवाएंगे और बहुत अच्छे से, यदि एक दो बार आपने इसका रिपीट कर लिया तो बहुत अच्छे से आपके माइंड में ये सेट हो जाएगी। तो देखिए सबसे पहले प्रूफ में सबसे पहले ये मानेंगे कि माना u तथा v के आंशिक अवकलज प्रांत d में संतत है तथा माना निम्न कौशी-रीमान समीकरण को संतुष्ट करते हैं। ये दो चीज हमने मान ली क्योंकि सफिशिएंट कंडीशन है ये। तथा माना निम्न कौशी-रीमान समीकरण को संतुष्ट करते हैं। तो हमें सिद्ध करना है कि क्या करना है कि प्रांत d में fz क्या है, विश्लेषक है। तो हमें सिद्ध करना है कि w बराबर fz प्रांत d में विश्लेषक है। अब देखिएगा, अब स्टार्ट होती है आपकी स्टोरी। ये क्या है, प्रांत d है। इस प्रांत d में w बराबर fz को एनालिटिक यानी विश्लेषक प्रूफ करना है। तो विश्लेषक की मैंने आपको दो डेफिनेशन बताई थी। देखिए जो स्टूडेंट मेरी क्लास स्टार्टिंग से फर्स्ट क्लास से ले रहा है उसको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, और जो फर्स्ट क्लास 2-3 क्लास मैंने बेसिक करवाई थी उनका यूज आपको इस थ्योरम में पता लग जाएगा कि वो क्यों करवाई थी। मैंने बोला भी था उस टाइम आपको कि ये आपके बीच बीच में काम आएंगी। जो आपके 11th का, 12th का, सेकेंड ईयर का जो भी कुछ बेसिक था वो मैंने करवाया था। तो जो स्टूडेंट मेरी क्लास कंटिन्यू ले रहा है, बिल्कुल सीक्वेंस से ले रहा है, उसके सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। और जो बीच बीच में ले रहा है, कभी कभी ले रहा है, कभी वीडियो कभी देख रहा है तो नहीं। देखिए मैंने आपको इसकी बाकायदा प्लेलिस्ट भी बना रखी है मेरे चैनल पे। साथ में आपको हर क्लास के हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो जो मतलब सीरियस है अपनी स्टडी के लिए, ठीक है, उसके लिए सारी चीज़ें बहुत आसान लग रही होंगी। तो देखिए हमें प्रांत डी में विश्लेषक प्रूफ करना है। तो विश्लेषक की मैंने आपको दो डेफिनेशन बताई थी, एक तो प्रांत डी के लिए और एक पॉइंट के लिए। प्रांत डी के लिए विश्लेषक की क्या डेफिनेशन बताई थी कि W बराबर fz प्रांत डी में विश्लेषक कब होगा, जब इसके प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय हो, अर्थात dw अपॉन dz क्या है, इसके प्रत्येक बिंदु पर विद्यमान हो। तो अपन को dw अपॉन dz की वैल्यू निकालनी है। यदि अपन dw अपॉन dz की वैल्यू निकाल देंगे तो हम ये बोल देंगे कि चूंकि जो
फलन W बराबर एफ जेड बराबर यू प्लस आयोटा भी है, वो प्रांत D के प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय है, और प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय है तो क्या हो गया, विश्लेषक हो गया। मतलब dw/dz की वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू देखिए क्या होती है, देखिए पहले मैं आपको पूरा परफॉर्मेंस समझा रहा हूँ इस थ्योरम का, जिससे आपका कोई कंफ्यूजन ना रहे। देखिए आप जो सेकेंड ईयर में रियल में प्रथम सिद्धांत से अवकलन या 11th क्लास में पढ़ के आए हो, तो उसमें dy/dx की वैल्यू रहती है लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 del y/del x, यही होती थी प्रथम सिद्धांत से अवकलन। ओके, अब प्रथम सिद्धांत से अवकलन में यही वैल्यू होती थी। अब अपन को dw/dz की वैल्यू निकालनी है इससे, क्योंकि w बराबर क्या होता है, fz बराबर uxy प्लस आयोटा vxy, यही तो होता है। ओके, तो dw/dz की वैल्यू क्या हो जाएगी प्रथम सिद्धांत से, लिमिट, अब यहां क्या आएगी, डेल्टा z टेंड्स टू 0 और डेल्टा w/डेल्टा z, और डेल्टा w का मान क्या होगा, क्योंकि w बराबर u प्लस आयोटा भी होता है, तो डेल्टा w बराबर डेल्टा u प्लस आयोटा डेल्टा v, तो डेल्टा u प्लस आयोटा डेल्टा v अपॉन डेल्टा z। अर्थात कहने का मतलब ये है कि यदि मैं डेल्टा u की वैल्यू निकाल लूं, डेल्टा v की वैल्यू निकाल लूं, दोनों को ऐड करके और उसमें डेल्टा z का भाग दे दूं, तो इससे मेरे को dw/dz का मान प्राप्त हो जाएगा, और dw/dz का मान प्राप्त हो जाएगा तो मैं बोल दूंगा कि जो प्रांत D में जो w बराबर fz फंक्शन है, ये क्या है, अवकलनीय है, और अवकलनीय है तो विश्लेषक है। मतलब कुल मिला के अपन को डेल्टा u और डेल्टा v की वैल्यू निकालनी है, इससे अपन को डेल्टा w मिल जाएगा। यहाँ तक का समझ में आ रहा होगा आपके क्लियर। तो ये तो परफॉर्मा था, ठीक है, जो मैंने आपको बिल्कुल समझाया कि इस थ्योरम में अपन को क्या करना है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, आपको एक एक स्टेप में समझाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, डेल्टा u की वैल्यू निकालेंगे, डेल्टा नाउ डेल्टा u, देखिए डेल्टा u का मतलब क्या है, u की बढ़ी हुई वैल्यू माइनस u की ओरिजिनल वैल्यू, क्योंकि डेल्टा जो है वो अंतर को बताता है। जैसे अपन लिखते थे डेल्टा x, तो डेल्टा x को ऐसे लिखते थे x प्लस h माइनस x, तो ये क्या होता था, ये डेल्टा x जो है वो एक तरीके से अंतर को बताता है, मतलब बढ़ी हुई वैल्यू और ओरिजिनल वैल्यू जो है उसके अंतर को बताता है डेल्टा x। तो डेल्टा u क्या हो जाएगा, डेल्टा u यानी u की बढ़ी हुई वैल्यू माइनस u की ओरिजिनल वैल्यू, तो u की ओरिजिनल वैल्यू तो क्या होती है, ये uxy होती है ना, क्योंकि u x और y का फंक्शन होता है, और माइनस, इससे पहले माइनस आ जाएगा, और इसके आगे आएगा u की बढ़ी हुई वैल्यू, तो u की बढ़ी हुई वैल्यू मतलब x की बढ़ी हुई वैल्यू और y की बढ़ी हुई वैल्यू, तो ये हो जाएगा u x प्लस डेल्टा x कॉमा y प्लस डेल्टा y और माइनस uxy। तो डेल्टा u का मतलब क्या है, u की बढ़ी हुई वैल्यू माइनस u की ओरिजिनल वैल्यू, तो इसको अपन इस तरीके से लिख दिया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से आपको नहीं होनी चाहिए, क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, डेल्टा u बराबर u कॉमा x प्लस डेल्टा x कॉमा y प्लस डेल्टा y माइनस u x कॉमा y प्लस डेल्टा y प्लस u x कॉमा y प्लस डेल्टा y माइनस u x y। ठीक है, इस समीकरण में मैंने क्या किया कि u x y प्लस डेल्टा y को घटा दिया और जोड़ दिया। तो घटाने और जोड़ने से इस समीकरण पे कोई प्रभाव पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब ऐसा मैंने क्यों किया इसका भी थोड़ी देर में आपको पता लग जाएगा, ऐसा मैंने क्यों किया है। क्लियर है, अभी बस समझते चले, आपको लास्ट में सब पता लग जाएगा कि ये स्टेप क्यों लिया है, कैसे लिया है। ठीक है, ओके, तो इसमें मैंने क्या किया है कि u x y प्लस डेल्टा y को घटा दिया और जोड़ दिया। अब आप इसको याद कैसे रखोगे कि देखिए u सिंगल है तो सिंगल के बाद कौन आएगा, x सिंगल आएगा, फिर y डबल हो जाएगा। ठीक है, तो u सिंगल है ना, तो u के बाद जो x आएगा वो सिंगल होगा, तो x सिंगल है, कॉमा y प्लस डेल्टा y, और u कॉमा x प्लस y, x कॉमा y प्लस डेल्टा y, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद देखिएगा, आप बात करें अपन सेकेंड ईयर की, तो सेकेंड ईयर में आप एक और दो केंद्रीय पेयर बना दिए।
अब सेकंड ईयर में आप एक थ्योरम पढ़ के आए हो जिसका नाम है मध्यमान प्रमेय, मीन वैल्यू थ्योरम। ये जो मीन वैल्यू थ्योरम है ये अब यहाँ पे काम में आएगी। तो मीन वैल्यू थ्योरम क्या होती है, सबसे पहले तो मैं आपको उसे बताता हूँ। मीन वैल्यू थ्योरम क्या होती है? मध्यमान प्रमेय, मीन वैल्यू थ्योरम। देखिए मध्य, देखिए सारी चीज आपको मेरे नोट्स में मिल जाएगी, आप टेंशन ना लें, बस समझते हुए चलें। देखिए बहुत सिंपली वे से आप मैं इसको करवा रहा हूँ आपको, वरना इसका जो प्रूफ है वो आपके बुक में बहुत टिपिकल है। मध्यमान प्रमेय में समझा रहा हूँ, ये थ्योरम का पार्ट नहीं है। क्या है आपको याद दिला दूँ, सेकेंड ईयर में आप पढ़ के आए हो। सेकेंड ये होती है मध्यमान प्रमेय कि यदि एफ एक्स है, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी, क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी। सेकेंड एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। देन एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए बराबर एफ डैश ए प्लस एप्सिलॉन इनटू एच। ठीक है, एक ओके। वेयर जहां 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 एप्सिलॉन टेंड्स टू जीरो, जब एच टेंड्स टू जीरो। ये थ्योरम होती थी मीन वैल्यू थ्योरम यानी मध्यमान प्रमेय। क्या होती है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि यदि एफ एक्स जो है वो क्लोज इंटरवल ए कोमा बी में कंटिन्यूअस है और ओपन इंटरवल ए कोमा बी में डिफरेंशिएबल यानी अवकलनीय है, तब एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए बराबर एफ डैश ए प्लस एप्सिलॉन इनटू एच, जहां एप्सिलॉन टेंड्स टू जीरो होगा कब, जब एच टेंड्स टू जीरो। ये मीन वैल्यू थ्योरम थी, मध्यमान प्रमेय थी। अब इसका अपन को यूज करके इन दोनों की वैल्यू लिखनी है। क्लियर है? ओके। सबसे पहले देखिएगा, मैंने आपको इस थ्योरम में स्टार्टिंग में लाइन लिखाई थी कि u तथा v के आंशिक अवकलज प्रांत d में संतत हैं। तो अपन यहाँ पे ओनली अभी u की बात करते हैं, v की बात बाद में करेंगे। तो चूंकि डेल u अपॉन डेल x तथा डेल u अपॉन डेल y प्रांत d में क्या है, प्रांत d में संतत है। अब प्रांत d में संतत हैं तो प्रांत d में विद्यमान है, प्रांत d में एग्जिस्ट करते हैं। प्रांत d में डेल u अपॉन डेल x और डेल u अपॉन डेल y प्रांत d में विद्यमान है, तो u तथा v प्रांत d में क्या हो गए, अवकलनीय हो गए, और अवकलनीय हो गए तो क्या हो गए, संतत। तो u क्या है, प्रांत d में अवकलनीय है और संतत है। ठीक है, ओके। दोबारा बोल रहा हूं मैंने लाइन ये लिखवाई थी कि डेल u अपॉन डेल x और डेल u अपॉन डेल y प्रांत d में संतत है। ये लिखवाई थी मैंने आपको। प्रांत d में संतत है मतलब डेल u अपॉन डेल x और डेल u अपॉन डेल y प्रांत d में संतत है, इसका मतलब प्रांत d में वो विद्यमान है, विद्यमान है। तो यानी u तथा v प्रांत के अवकलज प्रांत d में विद्यमान है, तो u तथा v क्या हो गए, u अवकलनीय हो गया, और प्रत्येक अवकलनीय फलन संतत होता है तो संतत हो गया। तो u क्या है, अवकलनीय भी हो गया और u संतत भी हो गया, तो u के लिए मध्यमान प्रमेय में लगा सकता हूं। तो मध्यमान प्रमेय से देखिएगा, मध्यमान प्रमेय से इसके देखिए, चूंकि अतः मध्यमान प्रमेय से, मध्यमान प्रमेय से ठीक है, इस स्टेप की वैल्यू क्या निकल के आएगी, u दिख रहा होगा आपको, x प्लस डेल्टा एक्स कोमा y प्लस डेल्टा y माइनस u x कोमा y प्लस डेल्टा y। देखिए यहाँ पे u x कोमा डेल्टा x, हाँ जी ओके। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ भी y प्लस डेल्टा y है और यहाँ भी y प्लस डेल्टा y है, मतलब y में तो कोई चेंज नहीं हो रहा, तो y को तो आप भूल जाओ एक बार, u में ही तो, x में ही तो चेंज हो रहा है। ओके, तो इससे देखो u क्या है,
कंटिन्यूअस भी हो गया और u डिफरेंशिएबल भी हो गया, तो मतलब f की जगह आप यहाँ u मान के चलो, तो f ऑफ a प्लस एच की जगह क्या आ जाएगा, f ऑफ a प्लस एच। तो देखिए ये f है, f की जगह u है, a की जगह कौन है, x प्लस एच माइनस f ऑफ a, ठीक है, बराबर क्या होता है f डैश a। अब f की जगह कौन आएगा, u आएगा, f डैश a मतलब f का अवकलन, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा, f की जगह u है ना, तो u का अवकलन किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, क्योंकि y तो क्या है कांस्टेंट है, यहाँ भी y प्लस डेल्टा y है और यहाँ भी y प्लस डेल्टा y है, तो ये क्या हो जाएगा डेल u अपॉन डेल x। क्लियर है यहाँ तक, ओके, प्लस एप्सिलॉन। अब यहाँ एप्सिलॉन अपन एप्सिलॉन 1 लेके चलेंगे क्योंकि एप्सिलॉन 2 भी आएगा आगे, प्लस एप्सिलॉन 1 और h की जगह कौन है, डेल्टा x। क्लियर है यहाँ तक, और इसको दिया अपन ने, इसको देंगे समीकरण नंबर 1 और इसको देंगे समीकरण नंबर 2। क्लियर है यहाँ तक कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से आपको नहीं होनी चाहिए। क्लियर है, अब इसी प्रकार से मीन वैल्यू थ्योरम से इस स्टेप का मान निकाल लेंगे, ठीक है। बस देखिए ध्यान से समझते चलिए, आप सारी चीज समझ में आ जाएगी, बहुत इजी हो जाएगी एक बार समझ लो, ठीक है, ओके। अब इस स्टेप की वैल्यू निकालते हैं, तो देखिए u x y प्लस डेल्टा y माइनस u x y। देखिएगा अब यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो x को तो भूल जाओ क्योंकि x में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, परिवर्तन किस में हो रहा है, y में हो रहा है। तो देखिएगा मीन वैल्यू थ्योरम से स्टेटमेंट आपके पास आई गया, उससे मैं इसको क्या लिख दूंगा, डेल u अपॉन डेल y के रेस्पेक्ट में, प्लस वहां पे तो एप्सिलॉन माना था, यहाँ ईटा मान लेंगे, तो यहाँ बोलेंगे ईटा 1 इनटू डेल्टा y, और इसको देंगे समीकरण नंबर 3। अब ये दोनों की वैल्यू आ गई ना, इसकी भी आ गई उसकी भी, तो समीकरण एक में 2 व 3 से मान रखने पर, समीकरण एक में 2 व 3 से मान रखने पर, तो डेल u की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से देखिए इस स्टेप की वैल्यू क्या है, ये है ना, डेल u अपॉन डेल x प्लस एप्सिलॉन 1 इनटू डेल्टा x माइनस है कुछ और ये प्लस, और इस स्टेप की वैल्यू क्या है, ये, तो डेल u अपॉन डेल y प्लस ईटा 1, ईटा है ये, इनटू डेल्टा। क्लियर है, और ये अब ये तो इससे अपन को डेल्टा u की वैल्यू आ गई, अब अपन को डेल्टा v की वैल्यू भी निकालनी है, तो इसी प्रकार करके अपन डेल्टा v की वैल्यू निकाल लेंगे, पूरा लिखने की कोई जरूरत नहीं। क्लियर है, ओके। अब यहां लिखेंगे, देखिएगा इसी प्रकार डेल्टा v की वैल्यू निकाल, डेल्टा v। अब यहाँ u की जगह कौन आएगा, v, तो डेल्टा v अपॉन डेल्टा x प्लस यहाँ एप्सिलॉन 1 है तो एप्सिलॉन 2 इनटू डेल्टा x प्लस यहाँ u की जगह v, डेल्टा v अपॉन डेल्टा y, और यहाँ ईटा 2 और ये डेल y, और ये 5। क्लियर है, ओके। अब डेल्टा u की वैल्यू भी आ गई और डेल्टा v की वैल्यू भी आ गई। अब चूंकि डेल्टा w बराबर क्या होता है, डेल्टा u प्लस आयोटा डेल्टा v होता है, तो इसमें जो समीकरण है उस इन दोनों की वैल्यू इस समीकरण में हम पुट करेंगे। तो देखिएगा, हाँ जी, और देखिए एक चीज जरूर यहाँ रख देना कि देखिए एप्सिलॉन 1 टेंड्स टू 0 जब डेल्टा एप्सिलॉन 1 टेंड्स टू 0 तथा नीटा 1 टेंड्स टू 0, जब डेल्टा x टेंड्स टू 0, ठीक है। एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2, एप्सिलॉन 1 टेंड्स टू 0, ठीक है, ओके। एप्सिलॉन 1 टेंड्स टू 0 और एप्सिलॉन 2 टेंड्स टू 0 जब डेल्टा x टेंड्स टू 0 और नीटा 1 टेंड्स टू 0 और नीटा 2 टेंड्स टू 0
जब डेल्टा y टेंड्स टू 0। अब ना देखिए डेल्टा W बराबर क्या होता है, डेल्टा U प्लस आयोटा डेल्टा V होता है ना भाई। डेल्टा W की तो वैल्यू चाहिए अपन को, तो डेल्टा W की वैल्यू निकालने के लिए अपन को डेल्टा U की वैल्यू चाहिए थी और डेल्टा V की वैल्यू चाहिए थी। दोनों वैल्यू अपन ने निकाल ली। इन दोनों वैल्यूओं को अपन इस समीकरण में रख देंगे और सॉल्व करके डेल्टा W का मान निकाल देंगे। देखिए अभी ये थ्योरम काफ़ी लंबी है, आज की क्लास में ये नहीं हो पाएगी और मैं नहीं चाहता कि आपके एक साथ आपको इसका पूरा करवा के और आपके कुछ भी समझ में नहीं आए, इसलिए मैं इसको पार्ट्स में करवाऊंगा। नेक्स्ट क्लास में इसको अपन कंप्लीट करेंगे। देखिए आप इनके स्टेप्स को समझते रहें, ठीक है। मैं आपको इसका कंप्लीट प्रूफ अभी प्रोवाइड करवा दूंगा नोट्स में, लेकिन इसको जो समझाने का है इसके इससे आगे वो नेक्स्ट क्लास में बताऊँगा आपको, ठीक है। और बहुत अच्छी थ्योरम है, ठीक है, काफ़ी बार एग्जाम में आई हुई है, तो आप इसको बार बार समझें और अपनी प्लीज़ अपनी बुक से इसका प्रूफ ना समझें। बुक में इतना कॉम्प्लिकेटेड दिया हुआ है सब कि कुछ समझ में ही नहीं आता कि कब क्या 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 हो रहा है कहाँ पे, ठीक है। ओके, तो आप इसको करते रहें। आशा करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।